रिसेंट पास में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे जो कैश रिकवरी हुई उस कंट्रोवर्सी के बारे में आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। बट शायद आप ये नहीं जानते कि 2024 में एक आरटीआई के रिप्लाई में ये सुनने को मिला था कि सिर्फ 13% जजेस ऐसे हैं इंडिया में जिन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर करे हैं। और ये चीज इंपॉर्टेंट अभी इसलिए है बिकॉज 1 अप्रैल को ही सारे सुप्रीम कोर्ट जजेस ने ये रिजॉल्व किया है कि वो अपने जो एसेट्स है उसका डिक्लेरेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देंगे। अभी प्रेजेंटली पास्ट में क्या लॉ चलता आया है, किस तरह से डिक्लेरेशन होता है और अभी इस चीज की रिक्वायरमेंट क्यों अराइज हुई है, इस सभी मैटर की पूरी जो हिस्ट्री है, पूरा बैकग्राउंड है, वो हम जानेंगे। स्पेशली इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर पीपल जो लॉ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और क्योंकि हम यहाँ पर टारगेट करते हैं कि जो स्टूडेंट्स लॉ की तैयारी कर रहे हैं, किसी लीगल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लीगल फील्ड में इंटरेस्टेड है, उन्हें लीगल अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स की बाय द जजेस। जैसा कि मैंने बताया कि वेरी रिसेंटली रेजोल्यूशन पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। अगर आप वेबसाइट देखोगे जाके तो ये जो जजेस वाला सेक्शन है वहां पे एसेट ऑफ जजेस करके एक हेडर है और यहाँ पर बोला हुआ है कि ये जो डिक्लेरेशन है, ये जो भी जजेस कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं उसका डिस्क्लोजर करते हैं और ये डिस्क्लोजर सीजीआई को किया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और साथ साथ ये भी बोला गया है कि ये डिक्लेरेशन ऑफ एसेट सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पे वॉलेंटरी बेसिस पे होता है। अगर आप यहाँ पर लिस्ट देखोगे अभी प्रेजेंटली 30 जजेस के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं जिन्होंने अपना एसेट डिस्क्लोजर दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में 33 जजेस हैं इन टोटल। तो अभी वेबसाइट पे प्रॉपर अपडेट होना बाकी है क्योंकि वेरी रिसेंटली ओनली द रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड और किस तरह से प्रोसेस चलेगा इंटरनली, क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, वो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करिए। वो चीजें अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। बट व्हाट डू वी नो रिगार्डिंग दिस इशू? पहली बात तो जजेस एक ऐसी पोजीशन में है जहां पर लोग अपना ट्रस्ट प्लेस करते हैं कि वो हमें जस्टिस की तरफ ले जाएंगे, तो चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट होना रिक्वायर्ड है। 2019 की अगर हम बात करें, एक केस आया था सीपीआईओ वर्सेस सुभाष चंद्र का, जहां पर ये बोला गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी और वहां पर भी जो प्रेजेंट में आज हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना वाज अ पार्ट ऑफ द बेंच। और उस जजमेंट में ये बात क्लियरली बोली गई थी कि जजेस जो हैं उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एक पब्लिक फंक्शनरी है और पब्लिक फंक्शनरी होने की वजह से वो आते हैं अंडर द आरटीआई एक्ट। वो आरटीआई एक्ट के प्रोविजन में फॉल करेंगे, आरटीआई एक्ट के एम्बिट में फॉल करेंगे और उनको भी जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है ही इज लाइबल टू डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन लाइक अदर अथॉरिटीज डू। सो क्योंकि ऑफिस ऑफ सीजीआई पब्लिक अथॉरिटी है, इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इट। अदर अथॉरिटीज कैसे करती हैं, क्या रूल्स अप्लाई होते हैं? अगर आप देखोगे कि जो लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में है, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स उनको अप्लाई होता है जो पब्लिक सर्वेंट्स है। उसका रूल 16(1) ये बोलता है कि आपको अपने जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उसका रिटर्न सबमिट करना है और इसमें आप जो भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके बारे में डिक्लेरेशन करोगे। जैसे ही आप वो ऑफिस अज्यूम कर लेते हो, आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, आप स्टार्ट कर देते हो अपनी सर्विस, तो आपको ये डिस्क्लोजर मैंडेटरी है। और चाहे ये आपके नाम में हो, आपके स्पाउस के नाम में हो या फिर ये प्रॉपर्टीज आपके किसी डिपेंडेंट के नाम में हो, वो सभी का डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। मूवेबल प्रॉपर्टी में यहाँ तक कि ये भी बोला गया है कोई ज्वेलरी है, रेफ्रिजरेटर है, मोटरसाइकिल, मोटर व्हीकल, टेलीविजन, रेडियो सेट्स, इन सभी का डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आपको डिस्क्लोज करनी है, अब वो चाहे ओन्ड हो या फिर एक्वायर करी गई हो या इनहेरिट करी गई हो या फिर मॉर्टगेज हो, लीज हो, ये सभी चीजें मूवेबल एसेट्स को भी अप्लाई होती हैं, ये आपको डिक्लेयर करनी है। ऑल्सो ये भी बोला गया है कि अगर आप कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो जो आपकी 2 महीने की सैलरी जो बेसिक पे है उससे ज्यादा की वैल्यू की है, तो आपको ये बात गवर्नमेंट को इंटीमेट करनी है। तो एग्जिस्टिंग आप देखोगे रूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अब अगर हम जजेस की बात करें तो 1997 में रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ आया था, जो बेसिकली एक कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस के लिए, जहां पर ये बोला गया था कि ये जो जजेस हैं दे आर गवर्न बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड उनको जुडिशियली ट्रांसपेरेंट होना है। और अगर कोई भी ऐसी प्रैक्टिस है जो इस क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट करती है, जो लोगों का ओपिनियन कि जजेस जो होते हैं वो बड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं, अगर इस चीज को, इस क्रेडिबिलिटी को इरोड करती है, तो वो एक्ट अलाउड नहीं है
ऑन द पार्ट ऑफ जजेस। जजेस कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, किसी से फेवर नहीं ले सकते, किसी से फाइनेंशियल बेनिफिट सीख नहीं कर सकते, किसी ट्रेड या बिजनेस में एंगेज नहीं कर सकते डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी और एंटिटी के थ्रू। तो ये सारी बातें उस कोड ऑफ कंडक्ट में, और बहुत सारे ऐसे 16 रूल्स हैं जो दिए हुए हैं कि जजेस को वो फॉलो करने होते हैं। अब 97 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक और वहां पर रेजोल्यूशन पास हुआ था जहां पर ये डिसाइड हुआ था कि सभी जजेस अपने जो एसेट्स हैं, वो चाहे वो रियल एस्टेट के फॉर्म में हो या इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को डिक्लेयर करेंगे। तो पहली बार ये बात उस टाइम पे 97 में आई थी। फिर हम आते हैं ईयर 2009 में। 2009 में फिर से रेजोल्यूशन पास होता है, और ये रेजोल्यूशन आया थ्रू पब्लिक प्रेशर। अब पब्लिक प्रेशर क्या था उस टाइम पे? जस्टिस शैलेंद्र कुमार, जो हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका के जज थे, उन्होंने ऐसा आर्टिकल लिखा था। उन्हें ब्लॉगर जज भी बोला जाता था। ही वॉज वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, और वो वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू हाईकोर्ट जजेस थे जिन्होंने अपने एसेट्स को डिक्लेयर किया था। तो उन्होंने आर्टिकल लिखा था, और उनकी एक, उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे जस्टिस के जी बालाकृष्णन, तो उनकी उनके साथ एक टिफ भी हुई थी। और यहाँ पर उन्होंने, जस्टिस कुमार ने अपने व्यूज को बहुत आउटराइटली रखा कि जजेस को अपने एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए टू द पब्लिक। अब ये जब एसेट डिक्लेरेशन की बात हुई, इसके बाद पब्लिक प्रेशर हुआ इंटरनली कोर्ट में, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जजेस को ये रेजोल्यूशन पास करना पड़ा कि वो अपने जो भी एसेट्स हैं, जजेस वो डिक्लेयर करेंगे ऑन द वेबसाइट, ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ये बात तब आई थी, बट उसमें एक कैवियट लगा दिया गया था कि एक तो जजेस कोई भी इंक्वायरी नहीं एंटरटेन करेंगे फ्रॉम पीपल रिगार्डिंग दोज एसेट्स। उन्होंने वो इंफॉर्मेशन दे दी है वेबसाइट पे, बट उसके बारे में कोई क्वेश्चनिंग वो एंटरटेन नहीं करेगी। फर्दर वो जो डिक्लेरेशन होगा वो वॉलेंटरी बेसिस पे होगा, ऐसा बोला गया। अब सुप्रीम कोर्ट की अगर आप वेबसाइट देखोगे, या हाई कोर्ट की भी वेबसाइट जो होती हैं, ये डिक्लेरेशन हुए हैं बट ये फुल्ली नहीं हुए हैं, क्योंकि वो वॉलेंटरी बेसिस पे चलता आया है, और वो अपडेटेड भी नहीं रही है वेबसाइट्स रिगार्डिंग दिस डिस्क्लोजर। फिर हमारा आता है जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2010 में। अब इस बिल को जब टेबल किया गया था, तो इस बिल का प्रोविजन यही कहता था कि मैंडेटरी एसेट डिक्लेरेशन होना चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ जजेस, और एक ओवरसाइट कमिटी भी बनाई जाएगी जिसको आप, कोई भी इंसान उस कमिटी को कंप्लेन कर सकता है इन केस देयर इज अ मिसबिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ अ जज। बट ये जो बिल है, ये मूव ही नहीं हो पाया, बिकॉज जो 15th सेशन था लोकसभा का, वो लैप्स हो जाता है, और ये बिल फर्दर मूव नहीं हो पाता है। तो ये बिल लैप्स हो जाता है। फिर हम 2023 में देखते हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की पहले भी रिपोर्ट आ चुकी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 23 में भी रिपोर्ट आती है जिसका नाम है जुडिशियल प्रोसेसेस एंड देयर रिफॉर्म, जहां पर ये पार्लियामेंट्री कमेटी क्लियरली बोलती है कि एक लेजिस्लेशन होना चाहिए जहां पर जजेस अपनी एनुअल प्रॉपर्टी के जो रिटर्न्स हैं उनको सबमिट करें टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो ये सिचुएशन अभी तक चलती आ रही है रिगार्डिंग एसेट डिस्क्लोजर। और 2024 में, जैसा कि मैंने बोला कि अभी आरटीआई के रिप्लाई में आया कि सिर्फ 13% जजेस अपने एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर करे हुए हैं मैंडेटरी। तो इसमें भी ये देखा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब, केरला एंड पंजाब, यहाँ ये वाली स्टेट्स के जो जजेस हैं, 80% ऑफ द जजेस अमंग्स दोस 13% जजेस आर फ्रॉम दीज हाई कोर्ट्स। तो ये डिस्क्लोजर जो है वो प्रॉपरली फुल्ली ठीक से नहीं हो रहा है। और अब आज हम देख रहे हैं 2025 में ये सारे ही जजेस ने रिजॉल्व किया है टू डिक्लेयर देयर एसेट्स। नाउ दिस इज हैपनिंग, इसमें प्रोपेलिंग जो सर्कमस्टेंस है वो यही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ पे जो अलेजेडली बहुत कैश मिला है, आप देख रहे हैं कि उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी भी चल रही है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी देखा जा रहा है, उनके रिमूवल की बात करी जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है ऑलरेडी, क्योंकि उनका ट्रांसफर हो गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट, एंड दी इलाहाबाद हाईकोर्ट डज नॉट वांट हिम टू बी अ पार्ट देयर, और उनसे जो भी जुडिशियल वर्क है वो सब विड्रॉ कर लिया गया है। तो इन सभी चीजों के चलते ये रेजोल्यूशन अब पास हुआ है अप्रैल में। अभी देखना बाकी है कि कितना डिस्क्लोजर होता है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे। एंड ऑब्वियसली ऐसे इंस्टेंसेस जैसे कि हमने देखा इस केस में, लोगों का ट्रस्ट जो है वो भी इरोड होता है इन जुडिशरी, विच इज वाई सुप्रीम कोर्ट एंड दीज हाई कोर्ट्स, दीज हायर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैव टू बी ऑन देयर गार्ड, विच इज वाई हम देख रहे हैं कि ये रेजोल्यूशन आया है। आगे देखते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से अनफोल्ड होता है।
टिल दैट टाइम मेक श्योर कि आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हो, आपने हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रहे हो, ताकि ऐसी लीगल अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप किसी भी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ साथ अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए अपनी प्रेपरेशन में, देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.lawdigest.in, जहां पर हम ऐसा मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर योर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस। एंड in case you have any doubts or queries, you can post the same in the comment box below.